हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कंफ्यूजन इन कंफ्यूजन की सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। तो अब आते हैं कंफ्यूजन इन कंफ्यूजन की सीरीज के तीसरे पार्ट में, पार्टनरशिप एक्ट। सर, पार्टनरशिप एक्ट की कंफ्यूजन सीरीज में सबसे पहले आता है डायरेक्ट क्वेश्चन की एक कंफ्यूजन कि सेक्शन 9 कब लगेगा, 12 कब लगेगा, 13 कब लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और अक्सर बच्चे उल्टा का उल्टा लिख के आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है दैट व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, मतलब अगर आप पार्टनर बनते हैं तो सिर्फ पार्टनर बनने की वजह से, पार्टनर बनने की वजह से आपकी क्या ड्यूटी होती है, वो है सेक्शन नंबर 9 कि अटमोस्ट गुड फेथ में काम करना है, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना है, फर्म को करेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के देने, वो ये है जनरल ड्यूटी एज अ पार्टनर। किसकी, बस आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बने हो तो ये ड्यूटी आपको निभानी है। जब वो यूज करे द वर्ड बिजनेस कि भैया इन रिलेशन टू बिजनेस ऑफ द फर्म, कि बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, धंधा करते समय आपकी क्या ड्यूटी होती है, तब लगता है सेक्शन 12। अब जब वो वर्ड यूज करे राइट, जो कि अभी तक तो सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी यूज हो रहा था कि पार्टनर के आपस में, मतलब एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर के बीच में या पार्टनर्स और फर्म के बीच में म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी क्या होती है, तब लगता है 13। मतलब अगर पार्टनर के हक के बारे में पूछ रहा हो तो 13 लगा देना, वरना 9 और 12 तब लगेंगे जब 9 तब जब जनरल ड्यूटी है और 12 कब जब बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इंप्लाइड अथॉरिटी 19 और 22। सर, इंप्लाइड अथॉरिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। कोई भी चीज इंप्लाइड अथॉरिटी में तब मानी जाती है जब उसमें कन हो, CUN। ठीक है। तो आप अक्सर ये चीज नोटिस करोगे कि जिन क्वेश्चंस में अभी जस्ट बस इसके बाद में जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में जब वो सेक्शन लगता है जैसे कि 18, 25, 26, 27, तो कभी कभार 19 और 22 ऑल्टरनेटिव में दिया रहता है। समझेंगे क्यों। सबसे पहले सर, कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो यूजुअल बिजनेस मैनर में होना चाहिए और इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, फर्म के नाम पर होना चाहिए। तब आता है कन, CUN, कन। ठीक है। इंप्लाइड अथॉरिटी में CUN, कन आता है। ठीक है, 19 और 22 में। अब बात ऐसी है कि ये जो 22 है उसमें ये नाम लिखा हुआ है कि इट शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म। अब इंप्लाइड अथॉरिटी में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इंक्लूडेड हैं, तो कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक्सक्लूडेड भी हैं। जो इंक्लूडेड वाली एक्टिविटी हैं वो ये हैं कि भैया पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं गुड्स का, फर्म के बिहाफ पर इनवॉइसेस बना सकते हैं, फर्म के बिहाफ पर चेक और प्रॉमिसरी नोट साइन कर सकते हैं, पैसे ले भी सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन बात ऐसी है, जब एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो एक्सक्लूडेड की जब बात करें तो उसमें क्या आता है, एक्सक्लूडेड में आता है IPL वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर। ठीक है। तो ये चीजें आती हैं जो इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर रहती हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है सर, कि आप इनमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ठीक है। दूसरा आता है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्लेम से, मतलब कोई क्लेम आपको केस लड़ने दिया, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते, वेवर नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोई डिस्प्यूट को आप इंडिपेंडेंटली फर्म के नाम को लेके किसी दूसरे पे केस नहीं कर सकते, और आप फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकते। ठीक है। अच्छा, अब जो अगला वाला है ना, उसमें ही क्वेश्चंस की जब केस स्टडी आती है तो उसका रिलेशन इसके साथ किया जाता है, 18, 25, 26, 27। अब समझिएगा मेरी बात पहली क्या है। 18 बोलता है कि ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो आप बोलोगे सर यही बात तो सेक्शन 6 भी बोलता है। नहीं सर, रुको, 18 बस ये बता देता है इन बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब जनरली हर एक्टिविटी के लिए एजेंट नहीं है, सिर्फ उस एक्टिविटी के लिए एजेंट है
जो बिजनेस से रिलेटेड की गई है। मतलब कल को कालरा सर स्मगलिंग करते हुए पकड़ाए गए और मेरा, आदि सर का और कालरा सर का एक बिजनेस फर्म है, तो मैं और आदि सर उसके लिए लायबल नहीं होंगे क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है स्मगलिंग का। ठीक है। तो सिर्फ 18 तो सिर्फ ये बताता है कि हर पार्टनर एजेंट है ऑफ अदर पार्टनर। 25 क्या बताता है, ये बहुत मजेदार चीज है। 25 क्या बताता है, ये बोलता है ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। 25 बताता है लाइबिलिटी के बारे में कि हर पार्टनर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल है। मतलब अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ इन द बिजनेस ऑफ द फर्म तो एक पार्टनर से भी पूरा रिकवरी हो सकती है और सारे पार्टनर से भी हो सकती है। ईच वन ऑफ देम आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल। सेक्शन 26 क्या बोलता है कि अगर फर्म की अथॉरिटी के अंदर रह के आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है और उसमें कोई लॉस हो गया है या इंजरी हो गई है किसी थर्ड पार्टी को, तो उसके लिए फर्म लायबल होगा। यस, पार्टनर नहीं, फर्म लायबल होगा। मतलब फर्म के अकाउंट से दिया जाएगा। ये बात 26 बोलता है, प्रोवाइडेड अथॉरिटी के अंदर रखा गया हो। इसीलिए बेटा जिस भी केस स्टडी में 18, 25, 26 लगता है, क्योंकि ये चीजें म्यूचुअल एजेंसी में होने की वजह से, आप पार्टनर होने की वजह से इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर आती हैं 18, 25 और 26, इसीलिए 19, 20, 19 और 22 इनके ऑप्शन में दिया जाता है, क्योंकि वो भी इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जहां पर भी 18, 25 और 26 लग रहा होता है ना, वहां 19 और 22 भी लग रहा होता है, क्योंकि वो इंप्लाइड अथॉरिटी के पार्ट में ही आता है। कि एज अ पार्टनर आप हर वो काम कर सकते हो बिजनेस में जब तक आपकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो एज पर सेक्शन 20। तो कभी अगर 18, 25, 26 आ रहा है और आप सोच रहे हो यार मेरे को तो 19 और 22 लग रहा है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। वो इसके ऑल्टरनेटिव में हमेशा दिया रहता है आंसर। अब 27 कब होगा, यह समझने वाली बात है। 27 कब लगाना है, 27 कब नहीं लगाना, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो अगले पेज में लेके चलता हूं 27, सेक्शन 27। ये बात करता है सर मिस एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है, मिस एप्लीकेशन के बारे में। तो पहली चीज 27 तब लगेगा जब वो चीज नॉर्मल बिजनेस नहीं है। यस, नॉर्मल बिजनेस नहीं है, आपको फर्म ने एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी दी है कि फर्म के नाम पर आप लोन ले सको या फर्म के नाम पर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सको। अगर आप उसको मिसयूज भी कर देते हो तो उसके लिए फर्म लायबल होगा, प्रोवाइडेड फर्म ने आपको अथॉरिटी दी हो। और ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से हटके है। मतलब अगर सीमेंट का बिजनेस है, आपने सीमेंट ले लिया, ठीक है, सीमेंट ले लिया और आपने सीमेंट पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, तो क्या 27 आएगा? नहीं आएगा, 18, 25, 26 ही आएगा। ठीक है, 18, 25, 26 ही आएगा। अगर वो नॉर्मल बिजनेस नहीं है तब सेक्शन 27 आएगा। मान लो सीमेंट का बिजनेस था और आपने सामने वाले से 5 करोड़ रुपया उधार ले लिया फर्म के नाम पे, फर्म ने अथॉरिटी दी थी कि और एक्सपेंशन के लिए, और उसके बाद आपने वो 5 करोड़ लेके अपने लिए घर खरीद लिया। ठीक है, अपने लिए घर खरीद लिया, तो फिर ये क्या है, ये है मिस एप्लीकेशन। ठीक है। अब आया सर सेक्शन नंबर 29, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सर, पार्टनरशिप फर्म में आप अपना इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर आपको बाकी पार्टनर्स रोक नहीं सकते। अब इससे मिला के एक केस स्टडी आ सकता है कि मान लो आपने कंसेंट ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इसके लिए तो विदाउट कंसेंट चाहिए, तो आपने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। अब अगर मान लो बाकी पार्टनर्स इस चीज से अग्री नहीं कर रहे, बाकी पार्टनर्स इस चीज से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44 आपके डिसोल्यूशन के बारे में मानने के लिए कि भैया इनको बंद करा दो। बस यही वो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।
बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आया सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 32 और 28 का जोड़। देखो सर, पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पार्टनर रिटायर कर सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर आप एक एक्टिव पार्टनर हो और आप रिटायर कर गए हो और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है, तो आप अभी भी डीम किए जाओगे एज अ पार्टनर। और अगर किसी थर्ड पार्टी ने, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ने या किसी आउटसाइडर ने फर्म को कोई क्रेडिट दे दिया, फर्म को ये सोचते हुए कि आप पार्टनर हैं क्योंकि आपने तो पब्लिक नोटिस दिया नहीं, तो इससे आप भी लायबल हो जाओगे एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आप पार्टनर नहीं होके भी फंस जाओगे। यू विल बी लायबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर नहीं होके भी तुम फंस जाओगे, ठीक है। दैट मेक्स यू अ पार्टनर अंडर सेक्शन 28। तो 32 और 28 का ये रिलेशन है। आप पूछ रहे थे ना पिछले दिन की दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये संबंध है, ठीक है। आखिरी पॉइंट, सेक्शन नंबर 37। भैया बड़ा सिंपल है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, या अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, या अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसका तो हिसाब कर देना चाहिए, लेकिन फर्म ने अभी तक उसका सेटलमेंट नहीं किया, उसको उसका कैपिटल का पैसा, शेयर का पैसा, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट का पैसा या सैलरी का पैसा अभी तक नहीं चुकाया, सेटलमेंट नहीं किया। तो उस केस में फर्म उसको चॉइस देता है सेक्शन नंबर 37 में, जब फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, क्या चॉइस देता है? ऑप्शन नंबर 1, कि भैया वो पूरे पैसे को लोन की तरह ट्रीट करे, और जब तक हम लोग वो पूरा पैसा ना दे पाए तब तक 6% इंटरेस्ट पर वो उठाती रहे, जिस दिन हमारे पास पूरा पैसा हो जाएगा हम उसको दे देंगे, ठीक है, उसके डिसीज्ड को, अगर मरा गया है तो एलआर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या अगर पार्टनर खुद है रिटायर हुआ तो पार्टनर को। या दूसरा ऑप्शन ये है कि शेयर इन प्रॉफिट, जो उसको पहले मिल रहा था वही शेयर इन प्रॉफिट वो फ्यूचर में भी शेयर करे। खाली इस चीज का ध्यान रखे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर में भी शेयर करे, और बस इस चीज का ध्यान रखे, इस चीज का ध्यान रखे कि भैया जब तक पूरा पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक ये मिलेगा। तो आज का तीसरा वाला कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सीरीज का तीसरा लेक्चर खत्म हुआ। कमेंट में बता देना ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं बोलूंगा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको खुद दिख रहा है करनी तो पड़ रही है। तो भैया अब अगला वीडियो आएगा नेगोशिएबल का, इसके कमेंट में बता देना कैसा लगा। बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं आपसे नेगो के वीडियो में।